श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित प्रादेशिक समाचार एकांश के साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, कल 23 अक्टूबर को देश भर में आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय वर्ष 2016 से हर साल धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के दिन आयुर्वेद दिवस मनाता है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस की थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि देश के सभी लोगों को हमारी जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है उससे अवगत कराया जा सके। श्रोताओं, आयुर्वेद दिवस, इसके उद्देश्य तथा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता और इसके महत्व के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रायपुर स्थित शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक और रजिस्ट्रार डॉक्टर संजय शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। डॉक्टर शुक्ला, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि यह आयुर्वेद दिवस क्या है और उसको मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है। साल 2016 जी में ये भारत सरकार ने फैसला किया। जी इसके पहले भारत सरकार के प्रयासों से ही जी विश्व योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मनाते आए। जी तो उसी क्रम में जी भारत सरकार ने ये फैसला किया जी क्योंकि आयुर्वेद भारत की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जी और ये न केवल चिकित्सा पद्धति है वरन यह जीवन पद्धति है। जी और इसको हम प्राचीन काल से ही, जो आज भी हम बात करें जी तो ग्रामीण भारत में आज भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति घरेलू चिकित्सा पद्धति के नाम से जी प्रसिद्ध है और उसको करोड़ों लोगों द्वारा इसको अपनाया जा रहा है। जी तो भारत सरकार की मंशा ये थी कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के लोकव्यापीकरण को जी कैसे प्रोत्साहित किया जाए। जी तो इस उद्देश्य से सरकार द्वारा जी धन्वंतरी जयंती, जिस दिन धनतेरस होता है, जी उस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। जी जिसके क्रम में इस वर्ष हम कल 7वां आयुर्वेद दिवस मनाने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, दुनिया भर में अनेक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो प्रचलित हैं, जैसे एलोपैथिक है, होम्योपैथी है, यूनानी है, आयुर्वेद है। तो जो आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है, यदि हम दूसरी चिकित्सा पद्धतियों की बात करें तो उससे किस तरह से अलग आप इसे मानते हैं? इसकी विशेषता क्या है? जी, मैंने पहले बताया जी कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है जी वरन यह जीवन पद्धति है। ये ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें शारीरिक, मानसिक और नैतिक जी तीनों स्वास्थ्य के प्रति कैसे वो स्वस्थ रहे, समाज में उसको कैसे उसकी प्रतिष्ठा प्राप्त हो, सामाजिक उसका आचरण क्या हो, जी ये सारी चीजों का समावेश आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में है। बाकी चिकित्सा पद्धति जो है रोग के लक्षणों का उपचार करती है जी जबकि ये रोग के कारण का उपचार करती है। हम रोगी की चिकित्सा नहीं करते, रोग की चिकित्सा करते हैं। जी ये महत्वपूर्ण तथ्य है, सिद्धांत है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के। जी आयुर्वेद को लेके यदि हम इस चिकित्सा पद्धति की बात करें तो कई भ्रांतियां भी हैं, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये देर से असर करती है। इसका जो इलाज है, वो उपचार जो है, और आज की जो लाइफ स्टाइल आप जानते हैं बड़ी तेज है। आदमी चाहता है कि फटाफट उसको चीज मिल जाए, 2 मिनट में खाना बन जाए। तो इस क्रम में जो आज का जो वर्तमान परिवेश है उसमें आयुर्वेद जो है वो कितनी प्रासंगिक है? किसी भी रोग का या किसी भी व्यक्ति का जी रोगी होने में महत्वपूर्ण कारण होता है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जी जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। जी तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, इसका पूरा मूल उद्देश्य है जी स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करना जी और बीमार व्यक्ति की चिकित्सा करना है। जी मतलब आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान जो है वो उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि व्यक्ति की निरोगता की कैसे रक्षा किया जाए, वो निरोग कैसे रहे। जी जब यदि कोई व्यक्ति ऐसे आचरण का, ऐसे खान पान का, ऐसे रहन सहन का पालन करे जी कि जिससे उसको रोग न ही हो, जी तो उसको उपचार की आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके 85% हिस्से में आरोग्य के उपाय बताए गए हैं। अच्छा। कि व्यक्ति कैसे निरोग रह सकता है उसके उपाय बताए गए हैं। 15% हिस्से में बीमार व्यक्ति की चिकित्सा बताए गए हैं। दूसरी बात, रोग के जो जड़ है उसको हमको समूल नष्ट करना है। जी
तो थोड़ा सा इसके औषधियों के सेवन करने के पश्चात इसके परिणाम आने में विलंब होता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें हैं। प्राय ये हमारे पास देखने में आता है कि जो भी मरीज हमारे पास आता है, जो भी रोगी आता है, वो तमाम दूसरे पद्धतियों के पहले परामर्श ले लेता है या उसकी चिकित्सा कर लिया जाता है, तब तक कि उसके जो रोग का फैलाव है या उसकी गंभीरता है वो बढ़ जाती है। यदि कोई रोगी समय पर ही आ जाए तो निश्चित तौर पर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति उतनी प्रभावी है जितनी अन्य चिकित्सा पद्धति। डॉक्टर साहब, अभी आप जो बात कर रहे थे कि आयुर्वेद में जो उसका मुख्य उद्देश्य है, जो मूल उद्देश्य है, वो ये है कि आदमी बीमार ही ना पड़े, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत हो। और ये चीज अभी हमने कोरोना संक्रमण के दौरान देखी है कि आदमी का झुकाव आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की तरफ बढ़ा है। आदमी ने काढ़ा पीना शुरू किया, नियमित उसका सेवन करता था और कई लोगों को इसका फायदा भी मिला। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मार्च 2020 में जब कोविड के लिए लॉकडाउन लगाया गया तो भारत सरकार द्वारा कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए एक प्रोटोकॉल उन्होंने घोषणा की, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन पे उन्होंने ये कहा था कि कोविड-19 से बचाव के लिए देशवासी आयुर्वेद की जो बताए गए जो साधन हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आयुष काढ़ा, जिसमें बहुत सारे हमारे ऐसे वनौषधियां थी, जड़ी बूटियां थी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बरकरार रखने में और बढ़ाने में या दूसरे इन्फेक्शन है उसको रोकने में कारगर थे। वो काढ़ा का नियमित सेवन करें। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि च्यवनप्राश, चूंकि च्यवनप्राश जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ही कारगर है, उसमें जो मुख्य जो उसका अवयव घटक है आंवला होता है, आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है, तो उन्होंने च्यवनप्राश की बात की। उसके बाद उन्होंने गोल्डन मिल्क, हल्दी मिले हुए दूध, इसका सेवन करने की उन्होंने सलाह दी। निश्चित तौर पर हल्दी जो होता है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसमें बढ़ती है, ये एंटी एलर्जिक मतलब एलर्जी को भी दूर करता है, एंटीवायरल प्रॉपर्टी है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीजें थी। उसके साथ उन्होंने गर्म पानी से भाप, इसके साथ प्राणायाम, ये सारी चीजें व्यवस्थाएं भारत सरकार द्वारा एक प्रोटोकॉल के तहत लागू की गई। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के पश्चात देश के विभिन्न राज्यों ने इस प्रोटोकॉल को अपनाया और कोविड के एसिम्प्टोमेटिक, जिसमें लक्षण नहीं थे, और माइल्ड, जिसमें बहुत कम लक्षण थे, ऐसे संक्रमितों के उपचार में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को शामिल किया गया। इस चिकित्सा का, इस उपचार व्यवस्था का बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ और इसका बकायदा, चूंकि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हजारों वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है और इस चिकित्सा पद्धति में आज के वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक शोध और उसका जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता है, इस लिहाज से कोविड के माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक जो संक्रमित थे उनकी जो ट्रीटमेंट की गई, उनका बकायदा डॉक्यूमेंटेशन किया गया, उनके बकायदा रिसर्च किए गए और उसको जो है वैज्ञानिक मानकों पर उतारने की कोशिश की गई, ताकि इसको जो है हम देश और दुनिया के सामने इस तथ्य को रख सकें। आयुर्वेद के जो प्रोटोकॉल थे न केवल भारत में लोकप्रिय हुए, वरन 7 समुद्र पार विदेशों में भी जो इसकी जो है बहुत ज्यादा मांग रही, जिसका आज परिणाम है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति न केवल भारत में वरन विदेशों में भी इसकी जो लोकप्रियता बढ़ी है, मांग बढ़ी है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा कि आयुर्वेद दवाओं का बाजार बढ़ा है, आयुर्वेद से जुड़े हुए रोजगार भी बढ़े हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना संक्रमण के दौरान तो इसकी जो प्रभावशीलता है वो हमने देखी है, और जो आयुर्वेद जो उपचार पद्धति है वो और किन किन रोगों में विशिष्ट तौर पर कारगर साबित होती है? देखिए, आज के दौर पे आयुर्वेद की एक विशिष्ट चिकित्सा विधा है पंचकर्म। इसकी लोकप्रियता काफी बढ़ी है क्योंकि ये न केवल विभिन्न शारीरिक व्याधियों में कारगर है, वरन मानसिक जितनी भी बीमारियां हैं उसमें कारगर है। आधुनिक जीवन शैली में हम देख रहे हैं कि युवा अवस्था, किशोरावस्था में ही लोग उच्च रक्तचाप, मधुमेह, इसके अलावा ज्वाइंट्स पेन, अनिद्रा, अवसाद जैसे अनेक तनाव, इस प्रकार के मानसिक रोगों का भी शिकार हो रहे हैं। तो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की जो एक विशिष्ट विधा है पंचकर्म, इसमें 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व कर्म और पश्चात कर्म। और ये इसमें जो है ये शारीरिक और मानसिक जो बहुत सारी जो आधुनिक जीवन शैली से होने वाली जो बीमारियां हैं उसको रोकने में, उसको बचाव करने में और उसे एक सुरक्षित उपचार करने में ये बहुत कारगर है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति हर आयु के लिए ये बहुत कारगर है। आज के दौर में हम देखते हैं
कि प्रायः लोग पाचन तंत्र से संबंधित रोगों के शिकार हो रहे हैं जी। ज्वाइंट पेन है, जोड़ों के दर्द है, इसके अलावा बहुत सारे सौंदर्य की समस्याएं हैं जी। उससे लोगों को ये रहता है कि भाई मेरी स्किन में ये डिसीज है, मेरे बाल में ये तकलीफ हो रही है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसके उपचार जो है और बचाव आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के द्वारा संभव है। एक बात और डॉक्टर साहब, अभी एक जो भ्रांति थी वो तो आपने उसको दूर किया कि भाई आयुर्वेद जो है वो देर से फायदा पहुंचाता है। तो आपने बताया कि लोग जो है वो तमाम दरवाजे खटखटाने के बाद यहाँ पे आते हैं और जब रोग जटिल हो जाता है तब आते हैं। यदि पहले ही आ जाएं आयुर्वेद चिकित्सा में तो फिर उन्हें जल्दी फायदा होगा। तो उस भ्रांति को तो आपने दूर किया। एक भ्रांति और है कि जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं उनमें हैवी मेटल का इस्तेमाल होता है जो कि शरीर के कुछ अंगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर इसमें जानवरों की हड्डियां मिली रहती हैं। तो इसके बारे में बताएं कि ये सही है ये भ्रांतियां या गलत हैं? देखिए, मैं इसको भ्रांति नहीं बोलूंगा जी, ये आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में अज्ञानता बोलूंगा जो जन सामान्य में एक प्रचलित है। जी जी। आयुर्वेद दवाएं जो हैं ये विभिन्न फॉर्म में विभिन्न तरीकों से उपलब्ध रहते हैं जी। इसमें आपको बता दूं काष्ठ औषधि होती है जी, जिसमें जो जड़ी बूटियां हैं, वनस्पतियां हैं, उनका उपयोग किया जाता है जी। और ये वही वनस्पतियां हैं जो आपके घर के किचन गार्डन से लेकर के जंगलों में पाई जाती है, जो प्रकृति से जुड़ी हुई है, प्राकृतिक है जी। एक तो काष्ठ औषधियां होती हैं जिसमें पेड़ पौधे के छाल का उपयोग किया जाता है, उनके बीज का उपयोग किया जाता है, उसके जड़ का उपयोग किया जाता है, उसके फल का उपयोग किया जाता है, उसके पत्ते के उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार के आशा व अरिष्ट हैं, मतलब जिनको जो है हम लिक्विड फॉर्म में देते हैं। उसकी एक जो शास्त्रीय विधि है, धीरे धीरे वैज्ञानिक दौर में हम एक मॉडर्न एक साइंटिफिक उसमें अब उपयोग करने लग गए हैं। तो वो चीजें अब आ रही हैं कि इक्विपमेंट हमारे पास आधुनिक जो आ रहे हैं उनके द्वारा हम आशा वरिष्ठ का निर्माण कर रहे हैं, उसी प्रकार चूर्ण का भी कर रहे हैं। अब कुछ औषधियां ऐसी होती है जो रस औषधि और भस्म औषधि, निश्चित तौर पर इनमें मेटल्स मिले होते हैं, इनमें जानवरों के और इसके अलावा जो समुद्र में पाए जाते हैं जितने शैवाल हैं या उनके जो शीप हैं या दूसरी जो जली जंतु हैं उनके जो है अवयव मिले रहते हैं। लेकिन इसमें आपको बता दूं कि जो मेटल्स मिले रहते हैं वो केवल रस औषधि और भस्म में मिली होती है और उसके जो है हजारों साल पहले से जो हमारे आयुर्वेद के आचार्यों ने उसको परीक्षण करने के पश्चात जो उसकी क्वांटिटी बताई है, जो उसकी मात्रा बताई है, जो उसकी गुणवत्ता बताई है और उस औषधि को तैयार करने का जो उन्होंने एक विधि निरूपित की है। यदि कोई आयुर्वेद शास्त्री, यदि कोई रस शास्त्री जो आयुर्वेद दवाओं का निर्माण करता है वो उस भस्म का उस धातु का उपयोग शास्त्रों में बताए गए विधि के अनुसार करे, उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखे और उनके मैन्युफैक्चरिंग में जो दवाई हम जब बनाते हैं तो जो उसकी प्रक्रिया निर्धारित है उसकी एक बहुत शास्त्रीय प्रक्रिया और विशद प्रक्रिया निर्धारित है। यदि उसका पालन किया जाता है तो वो शरीर के किसी भी अंग को नुकसान नहीं करता और बल्कि वो जो है शरीर के लिए सेहतमंद होता है। लेकिन इन दवाओं का उपयोग हमेशा किसी विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श पर ही करना चाहिए। कभी भी इसको अपने स्वविवेक से इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी सावधानी इसमें यह रखना पड़ेगी कि कोई भी रस औषधि और भस्म केवल और केवल आयुर्वेद विशेषज्ञों के परामर्श पर ही उपयोग करें। अब रह गई बात जानवरों की हड्डियां मिलने की, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें कैल्शियम जो होते हैं, जिस दवाइयों में कैल्शियम की जरूरत पड़ती है वहां पे निश्चित तौर पर हम विभिन्न जानवरों के सींग का उपयोग किया जाता है। जो आपके शीप मिलते हैं समुद्र में, नदियों में, ये कैल्शियम के नेचुरल सोर्स हैं जो शरीर बहुत जल्दी अवशोषित कर लेती है और इसमें जीव जंतु नहीं होते। जब इसका उपयोग किया जाता है तो ये उसमें जीव खत्म हो जा रहते हैं और ये कैल्शियम के सबसे बेटर आपका सोर्स होता है जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। आप आयुर्वेद दवाओं के बारे में हैवी मेटल्स के संबंध की बात करें या ये इसमें जानवरों की हड्डियां मिली रहती है, इसमें आप बिल्कुल इसमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप इन दवाओं का उपयोग किसी कुशल आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श पर करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने वाकई आज पूरे जो विभिन्न पहलू हैं आयुर्वेद के उनको बताया। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति किस तरह से अलग है, इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और किस तरह से न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अब इसका चलन बढ़ रहा है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। डॉक्टर संजय शुक्ला, आप इस कार्यक्रम में पधारे, हमारे स्टूडियो पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में।
अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।